नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने वाले हैं जो लंदन के एक पुराने जर्जर टावर ब्लॉक सेंट्री हाउस में घटती है। ये इमारतें कभी उम्मीद का प्रतीक थी, है ना? WWW के बाद बनी, पर धीरे धीरे। हाँ, धीरे धीरे उपेक्षित हो गई और फिर अपराध का गढ़ बन गई। बिल्कुल। और हमारे पास एक फिल्म का सारांश है, खतरनाक टावर ब्लॉक का रहस्य। ये कहानी सेंट्री हाउस की आखिरी मंजिल पर फंसे कुछ लोगों के बारे में है। बड़ा ही भयानक अनुभव है। तो आज हम इस कहानी के मुख्य घटनाक्रम, किरदारों और इसमें छिपे सर्वाइवल, बिखरे हुए समुदाय और कर्मों के परिणामों जैसे थीम्स को समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा। कहानी की शुरुआत होती है निक नाम के एक लड़के से। वो कुछ गुंडों से जान बचाकर सेंट्री हाउस में भागता है, आखिरी मंजिल तक पहुंचता है, दरवाजे पीटता है, मदद मांगता है, पर कोई दरवाजा नहीं खुलता। और फिर उसे बेरहमी से मार दिया जाता है, बिल्कुल विकी नाम की एक लड़की के दरवाजे के बाहर। वो बचाने की कोशिश भी करती है पर खुद घायल हो जाती है। और ये घटना निक की मौत और लोगों का दरवाजा ना खोलना, यही पूरी कहानी के तनाव की नींव रखती है। ये उदासीनता या शायद डर, हाँ, डर ही होगा। ये दिखाता है कि सेंट्री हाउस में वो जो एक समुदाय वाली भावना होती है, वो शायद पहले ही खत्म हो चुकी थी। और यही चीज बाद की घटनाओं के लिए मंच तैयार करती है। हाँ, अगले दिन पुलिस आती है। एक डिटेक्टिव है, वो विकी से पूछताछ करता है। वो तो गवाह थी, घायल भी हुई थी। डिटेक्टिव उसे भरोसा दिलाता है, कहता है तुमने बचाने की कोशिश की, हमें बताओ क्या हुआ। पर वो कुछ नहीं बताती। नहीं, बिल्कुल नहीं। डर के मारे साफ मना कर देती है। कहती है कि वो तो गिर गई थी इसलिए चोट लगी। और सिर्फ विकी नहीं, पूरी मंजिल पर कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं। वो गुंडे कौन थे, किसी ने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। ये जो सामूहिक चुप्पी है ना, ये सिर्फ डर नहीं दिखाती, ये सिस्टम पर, पुलिस पर एक तरह का अविश्वास भी दिखाती है। लोगों को शायद लगता है कि बोलने से खतरा कम नहीं होगा बल्कि बढ़ जाएगा, और न्याय तो वैसे भी नहीं मिलना। ये माहौल बताता है कि कैसे डर और अविश्वास एक पूरे समुदाय को बिल्कुल लाचार बना सकता है। फिर 3 महीने बीत जाते हैं। कहानी हमें उस आखिरी मंजिल के कुछ और निवासियों से मिलवाती है। बड़े अजीब अजीब से लोग हैं। एक कपिल है जो शायद गुंडों को प्रोटेक्शन मनी देता है, कुछ नशेड़ी हैं, एक माँ है जो अपने बच्चों को अकेला छोड़कर पार्टी करने चली जाती है, और एक कर्टिस नाम का आदमी भी है। और मजे की बात यह है कि इमारत खाली करने का नोटिस न लगा हुआ है, पर ये लोग वहीं डटे हुए हैं, अपनी अपनी दुनिया में मगन। बिल्कुल। फिर एक सुबह अचानक सब कुछ बदल जाता है। इंटरनेट बंद, फोन लाइनें ठप, कोई कांटेक्ट नहीं बाहरी दुनिया से। हाँ, और तभी गोलियों की आवाज आती है। ये जो कम्युनिकेशन का कटना है, ये बहुत अहम है। ये साफ इशारा है कि जो भी हो रहा है वो अचानक नहीं है, ये एक सोची समझी चाल है। हाँ, बिल्कुल प्लानिंग लगती है। निवासियों को पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया गया है, मदद मांगने का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। इससे वो और भी बेबस महसूस करते हैं। और हमला लगभग फौरन शुरू हो जाता है। एक स्नाइपर है, पास की किसी बिल्डिंग से वो ऊपर की मंजिल के अपार्टमेंट्स पर गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। विक्की का दोस्त जो उसके साथ नाश्ता कर रहा था, वहीं मेज पर मारा जाता है। अरे बाप रे। फिर दूसरे अपार्टमेंट में एक आदमी अपनी बीवी बच्चे के सामने गोली का शिकार होता है। लोग मारे जा रहे हैं, घायल हो रहे हैं, खिड़कियों से दूर छिपने की कोशिश कर रहे हैं। दहशत का माहौल है। जो बच गए हैं वो कॉरिडोर में इकट्ठा होते हैं। तो अब खतरा अंदरूनी नहीं रहा, अब ये एक बाहरी अनदेखा खतरा है। ये कोई आम गैंग वॉर जैसा नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक स्नाइपर, एक एडवांस हथियार, एकदम प्लान करके हमला, ये किसी बड़ी साजिश की तरफ इशारा कर रहा है। अब डर किसी जाने पहचाने दुश्मन से नहीं, बल्कि एक अनजान अदृश्य कातिल से है। लोग बचने की कोशिश करते हैं। विक्की कहती है बिल्डिंग से निकलो, पर लिफ्ट तो खराब है। इमरजेंसी सीढ़ियां हैं पर वो खुली हुई हैं, स्नाइपर की सीधी रेंज में। मतलब फंस गए पूरी तरह से। हाँ, एक आदमी घायल है, उसे फर्स्ट एड चाहिए, पर उसकी माँ कहती है इन लोगों ने कभी हमारी मदद नहीं की, हम क्यों करें। वो पुरानी कड़वाहट बाहर आ रही है। हाँ, संकट के समय असली रंग दिखते हैं। लेकिन तभी एक बूढ़ी औरत है, वो थोड़ी इंसानियत दिखाती है। शराब की बोतलें, कपड़े वगैरह लाके देती है फर्स्ट एड के लिए। पर तभी वो पड़ोसी माँ जिसके बच्चे अकेले थे, रोती हुई बाहर आती है। उसके दोनों बच्चे भी मारे गए हैं। ओह, ये तो बहुत ही दुखद है। एक और घायल औरत दम तोड़ देती है। फिर भी विक्की और डैनियल नाम का एक लड़का हिम्मत करके उसके घायल पति को खींच कर लाते हैं। तो इस भयानक त्रासदी के बीच भी कहीं ना कहीं वो इंसानियत की झलक दिख रही है। पुरानी रंजिशें हैं, गुस्सा है, स्वार्थ है, लेकिन दया और हिम्मत भी है। ये वाकई एक परीक्षा का समय है।
फिर कर्टिस की एंट्री होती है। वो अब तक सो रहा था, विकी उसे जगाती है, बताती है कि क्या हो रहा है। उसे पहले तो यकीन ही नहीं होता। जाहिर है, कौन यकीन करेगा ऐसी बात पर। विकी उसे खिड़की से देखने को कहती है, पर खुद पीछे हट जाती है। कर्टिस जैसे ही पर्दा हटाता है, गोली चलती है, उसके बिस्तर के तकिए फट जाते हैं। तब उसे यकीन होता है। बाल बाल बच्चा। हाँ, अब कॉरिडोर में बहस शुरू होती है। ये स्नाइपर है कौन? कोई डेवलपर है जो बिल्डिंग खाली कराना चाहता है? विकी कहती है नहीं, ये कोई आम क्रिमिनल नहीं है। गन देखो, मिलिट्री ग्रेड की लग रही है। और सब कुछ कितनी प्लानिंग से किया गया है। इंटरनेट बंद, लिफ्ट खराब। हाँ, विकी का शक सही लगता है। हथियार का प्रकार, हमले का तरीका, कम्युनिकेशन काटना, ये सब किसी बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और खतरनाक चीज की तरफ इशारा कर रहा है। ये सिर्फ प्रॉपर्टी का मामला नहीं लगता। तो फिर क्या? बदला? किसका बदला? यही सवाल अब सबके मन में है। रहस्य और गहरा होता जा रहा है। लोग बाहर निकलने के लिए रास्ते ढूंढते हैं, लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, पर अंदर कोई सेंसर गन लगी है शायद। एक लड़का मारा जाता है। हर रास्ता बंद होता जा रहा है। फिर विकी, पॉल और कर्टिस लिफ्ट शैफ्ट के रास्ते नीचे जाते हैं, सोचते हैं पिछला दरवाजा खोल लेंगे, पर वो दरवाजा बाहर से एक बड़े कंटेनर ने ब्लॉक कर रखा है। मतलब बाहर से भी तैयारी की गई है। हाँ, उन्हें वापस ऊपर आना पड़ता है। अब लोग बिल्कुल हताश हैं। विकी से कहते हैं तुम ही कुछ सोचो। विकी एक आइडिया देती है। छत से कपड़ों की रस्सी बनाकर पीछे की तरफ से उतरते हैं। बड़ा रिस्की है, पर शायद यही एक रास्ता बचाओ। एक महिला कहती है फायर हॉज इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एक करके सारे ऑप्शन खत्म हो रहे हैं। ये न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक तौर पर भी तोड़ रहा होगा उन्हें। हर कोशिश नाकामयाब। वो वाकई एक जाल में फंस गए हैं। और तभी एक और अजीब चीज होती है। एक महिला को लिफ्ट के पास एक कागज मिलता है। उस पर 3 इमोजी बने हैं। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अच्छा, वो बंदर वाले इमोजी। हाँ, उसे लगता है ये स्नाइपर का मैसेज है कि उन्हें सजा मिल रही है, निक की मौत पर चुप रहने की, पुलिस की मदद न करने की। तो ये कहानी में एक नैतिक एंगल ले आता है। क्या ये वाकई कर्मों का फल है? क्या स्नाइपर खुद को न्याय करने वाला समझ रहा है? शायद। वो महिला इतनी दुखी हो जाती है, अपने बच्चों को आखिरी बार देखने के लिए अपने अपार्टमेंट में भागती है, खिड़की के पास जाती है और मारी जाती है। ओह, तो उस इमोजी वाले मैसेज ने एक और जान ले ली। ये उनके अपराध बोध को और गहरा कर रहा है। शायद उनकी चुप्पी ही उनकी सजा बन गई है। कम से कम हमलावर की नजर में तो यही लगता है। कर्टिस ध्यान देता है कि वही 3 इमोजी 2 और लड़कों के दरवाजे पर भी बने हुए हैं। वही लड़के जिन पर निक के मर्डर का शक था शुरू में। अच्छा। कर्टिस उनसे पूछता है, वो मना करते हैं। कर्टिस जबरदस्ती उनके फ्लैट में घुस जाता है और दबाव डालने पर एक लड़का टूट जाता है। वो कबूल करता है कि हाँ, पैसों के झगड़े में उन्होंने ही निक को मारा था। अरे, तो निक के कातिल वही थे। हाँ, और बाहर कॉरिडोर में खड़े बाकी सब लोग ये सुन लेते हैं। और फिर वो लोग एक फैसला करते हैं, शायद कहानी का सबसे भयानक फैसला। क्या? वो तय करते हैं कि इन दोनों लड़कों को स्नाइपर के हवाले कर देना चाहिए। शायद तब बाकी लोग बच जाए। बाप रे, मतलब बचने के लिए वो खुद ही। ये तो बहुत ही मुश्किल नैतिक स्थिति है। हाँ, हताशा में इंसान किस हद तक जा सकता है? मेजॉरिटी की भलाई के लिए माइनॉरिटी की बलि। ये क्लासिक दुविधा है। हाँ। और कर्टिस, जो अब तक थोड़ा अलग थलग था, वो इसे अंजाम देता है। हाँ, कर्टिस उन दोनों को बाहर जाने को कहता है। वो नहीं मानते। कर्टिस उन्हें पीटता है और फिर एक लड़के को खींचकर खिड़की के सामने खड़ा कर देता है। स्नाइपर उसे गोली मार देता है। ओह गॉड। फिर वो दूसरे लड़के को पकड़ने भागता है, उसे भी खींचकर खिड़की के सामने लाता है। स्नाइपर उसे भी मार देता है। कर्टिस ने उन्हें मरवा दिया। विक्की उस पे चिल्लाती है, ये तुमने क्या किया? उसे लगता है शायद अब खतरा टल गया हो। एक और महिला, वही जिसके बच्चे मारे गए थे, उसे भी लगता है कि शायद अब सब ठीक हो गया। वो अपने एक और बेटे के साथ फायर एस्केप से नीचे उतरने लगती है। क्या वो बच पाते हैं? नहीं। जैसे ही वो नीचे पहुंचती है, कुछ कदम चलती है, स्नाइपर उसे और उसके बेटे दोनों को मार देता है। मतलब उन 2 लड़कों को मारने से कुछ नहीं बदला? स्नाइपर रुका नहीं? बिल्कुल नहीं। डैनियल, जो घायल पति को लाया था, वो एक मेटल शीट की आड़ लेकर भागने की कोशिश करता है। स्नाइपर पहले उसकी उंगलियों पर गोली मारता है, फिर उसे भी मार देता है। ये तो बिल्कुल निर्ममता की हद है। उम्मीद बार बार टूट रही है। हर बार जब लगता है कि कोई रास्ता मिला, स्नाइपर उसे बंद कर देता है। ये मनोवैज्ञानिक दबाव बहुत ज्यादा होगा। अब बहुत कम लोग बचे हैं। विकी, पॉल, कर्टिस और वो बूढ़ा आदमी जिसकी पत्नी मारी गई थी। विकी और पॉल अब छत से फायर होज के सहारे उतरने का फैसला करते हैं। पॉल तैयार हो जाता है,
कहता है मेरी जिंदगी में वैसी भी कोई नहीं है, पर वो कांप रहा होता है। पता चलता है वो शराब का आदी है। अच्छा, विड्रॉल सिम्टम्स होंगे। हाँ, कर्टिस कहीं से शराब ढूंढ कर लाता है। वो लोग छत का दरवाजा खोलते हैं। वही बूढ़ी औरत जिसने पहले मदद की थी वो सबसे आगे थी। दरवाजा खुलते ही उसे गोली लगती है। वो अपने पति की बाहों में दम तोड़ देती है। अरे नहीं, वो बेचारी औरत। सब किसी तरह हिम्मत करके छत पर जाते हैं, फायर होस को बांधते हैं। पॉल नीचे उतरना शुरू करता है। क्या इस बार काम बन पाएगा? नहीं, स्नाइपर होस पर गोलियां चलाने लगता है। कर्टिस उसका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, पर तब तक होस कट जाता है। पॉल नीचे गिरकर मर जाता है। ओह मैन। विकी अब पूरी तरह टूट जाती है। कर्टिस उसे किसी तरह खींचकर नीचे लाता है। ये शायद सबसे दिल तोड़ने वाला मोमेंट है। आखिरी उम्मीद भी इतनी बेरहमी से छीन ली गई। विक्की का टूटना बिल्कुल स्वाभाविक है। जब हर कोशिश बेकार जाए, हर रास्ता बंद हो जाए, तो हिम्मत जवाब दे ही जाती है। लेकिन इस बार विक्की का गुस्सा उसकी निराशा पर हावी हो जाता है। वो कहती है, हम इस फ्लोर को जला देंगे, शायद आग देखकर कोई मदद के लिए आए। एक हताश कदम, विनाश का प्रतीक। लेकिन शायद ध्यान खींचने का यही एक तरीका बचा है उनके पास। हाँ, बचे हुए 3 लोग, विक्की, कर्टिस और वो बूढ़ा आदमी, लिफ्ट शाफ्ट से नीचे उतरते हैं। कर्टिस ऊपर जाता है, अपार्टमेंट्स में शराब छिड़कता है, माइक्रोवेव स्टोव ऑन करता है और आग लगाकर नीचे आ जाता है। नीचे आते हुए वो गिरकर घायल भी हो जाता है। ऊपर आग फैल रही है, नीचे 3 घायल लोग। तभी बिल्डिंग का मालिक अपने गार्ड के साथ आता है। शायद सिग्नल नहीं मिल रहा था उसे। वो भागकर अंदर आता है, लाशें देखता है और स्नाइपर उसे भी मार देता है, उसके गार्ड को भी। मालिक का अंत भी उसी इमारत में हुआ जिसकी उसने शायद कभी परवाह नहीं की। एक तरह की आयरनी। विक्की नीचे से स्नाइपर और मालिक की कुछ बातें सुन लेती है। वो बूढ़े आदमी से कर्टिस को छिपाने को कहती है और खुद लिफ्ट के पास छिप जाती है। स्नाइपर अंदर आता है, स्मोक ग्रेनेड फेंकता है, उसे कोई दिखता नहीं। विक्की मौका देखकर बाहर निकलती है, मालिक की गाड़ी से एक नेल गन उठा लेती है। मेल गन? अच्छा। अंदर विक्की और स्नाइपर का आमना सामना होता है। विक्की डरती नहीं, नेल गन चला देती है। स्नाइपर घायल होता है, पर वो भी राइफल से विक्की को घायल कर देता है। कर्टिस और बूढ़ा आदमी मिलकर स्नाइपर पर काबू पाने की कोशिश करते हैं। हाथापाई होती है। स्नाइपर की राइफल गिर जाती है। विक्की उसे उठा लेती है। तभी बूढ़ा आदमी स्नाइपर का मास्क खींचकर उतार देता है। और कौन है वो? सब हैरान रह जाते हैं। वो वही डिटेक्टिव है जो निक के केस की जांच करने आया था। क्या मतलब पुलिस वाला ही स्नाइपर निकला? रक्षक ही भक्षक? हाँ। ये तो बहुत बड़ा शौक है। जिसे न्याय दिलाना था वो खुद ही हत्यारा बन गया। ये सिस्टम की नाकामी का, व्यक्तिगत बदले की भावना का और शायद पावर के गलत इस्तेमाल का कितना भयानक उदाहरण है। डिटेक्टिव कहता है, तुम सब मरने लायक हो, तुमने न्याय पाने में मदद नहीं की। विकी और बूढ़ा आदमी उसे उसकी क्रूरता याद दिलाते हैं, बच्चों को मारने का वास्ता देते हैं। कर्टिस विकी को गोली चलाने से रोकता है, कहता है ऐसा करोगी तो तुम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। एक और नैतिक दुविधा। इसी बहस का फायदा उठाकर डिटेक्टिव बूढ़े आदमी पर हमला करता है। विकी से राइफल छीन लेता है। वो विकी और कर्टिस को मारने ही वाला होता है। तभी विकी पास पड़ी नेल गन उठाती है और उसके सिर पर लगातार वार करती है। डिटेक्टिव मर जाता है। तो आखिर में बचने के लिए विक्की को भी वही एक्सट्रीम वायलेंस अपनाना पड़ा जिससे वो बचने की कोशिश कर रही थी। ये न्याय, बदला और सर्वाइवल की वो जो धुंधली लकीरें हैं उन्हें और भी धुंधला कर देता है। क्या ऐसे हालात में हिंसा ही एकमात्र रास्ता बचता है? और क्या इस हिंसा के बाद असल में कोई जीत होती है? कहानी के आखिरी में हम देखते हैं कि विकी, कर्टिस और वो बूढ़ा आदमी तीनों घायल हैं पर जिंदा है। वो जलती हुई इमारत से बाहर निकलते हैं। फायर ब्रिगेड पहुंच चुकी है। धुएं और तबाही के बीच वो 3 लोग। बस कहानी यही खत्म होती है। तो सेंट्री हाउस की इस कहानी से हमने क्या सीखा? ये उदासीनता, वो जो एक चुप्पी थी, उसके कितने भयानक परिणाम हो सकते हैं, इसका एक बहुत पावरफुल चित्रण है। बिल्कुल। कैसे डर एक पूरे समुदाय को अंदर से खोखला कर सकता है और जिंदा रहने की जो जद्दोजहद है वो इंसान को किस हद तक ले जा सकती है। हाँ, ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक घटना, निक की हत्या पर वो जो सामूहिक चुप्पी थी, वो हिंसा के एक ऐसे विनाशकारी चक्र को जन्म दे सकती है। ये सवाल उठाती है कि जब सिस्टम फेल हो जाता है तो फिर व्यक्तिगत न्याय या बदला लेना वो कहाँ तक सही है? और क्या ऐसी चरम स्थितियों में कोई पूरी तरह से बेगुनाह रह पाता है? शायद नहीं।
हर कोई किसी ना किसी तरह से इसमें शामिल हो जाता है, अपनी चुप्पी से या अपने एक्शन से। और आखिर में एक सवाल शायद श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं, उन बचे हुए 3 लोगों का क्या होगा? वो उस खौफनाक मंजर और अपने हाथों हुई हिंसा के बोझ के साथ कैसे जिएंगे? क्या सेंट्री हाउस का जलना एक नई शुरुआत का प्रतीक है या सिर्फ एक और त्रासदी का अंत? और शायद ये भी कि कब किसी की खामोशी, किसी की निष्क्रियता जुर्म में हिस्सेदारी बन जाती है, और अपने बीच हुए अन्याय के लिए एक समाज की, एक कम्युनिटी की सामूहिक जिम्मेदारी आखिर क्या होती है। सोचने वाली बात है।